अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलाइज़ा के ऊपर। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की थी बेसिकली एलाइज़ा के ऊपर, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर, उसकी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, और हम लोगों ने उन तमाम बातों को डिस्कस किया था जिसके ऊपर हमारा एलाइज़ा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाई बेस्ड करता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शंस इन डिटेल व्हिच इज़ द मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एलाइज़ा। ठीक है, एज वी नो कि एलाइज़ा इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एन एंटीबॉडी इन अ पर्टिकुलर सैंपल और इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, सो आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एलाइज़ा के ऊपर। सो एज वी नो के वो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और बहुत डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस में यूज़ होती हैं, यानी वो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होता है हमारे सिस्टम में, उस चीज़ में अक्सर डिफरेंट वैराइटीज़ आ जाती हैं बिकॉज मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के दिमाग उसको टेक ओवर करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। तो इसमें जो क्रिएटिविटी है वो अपना रोल प्ले करती है और डिफरेंट किस्म की डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने पीसीआर में बात की कि बहुत सारी टाइप्स थी हमारे पास, और इवन थे कि हम लोगों ने सिर्फ अभी 20% डिस्कस की थी, 80% ऑफ द टाइप्स वी हैवंट डिस्कस, और इवन तो के कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो कि मॉडर्न डेज में आ रही हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ चेंज होती जा रही है बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ यूनिवर्स ना कि एवरीथिंग इज इन फ्लक्स, चेंज हो रही है। इसी तरह से हमारे पास एलाइज़ा की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। सो आज हम लोग उसी बहुत सारी टाइप्स में से कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और हमारा आज का जो प्रिंसिपल होगा जिसके बिहाफ पे हम लोग एलाइज़ा को क्लासीफाई करेंगे, उसकी टाइप्स बयान करेंगे, वो होगा सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। हमारा जो आज का प्रिंसिपल होगा वो होगा सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, मीन्स दिस टू आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑन द विच वी आर गोइंग टू क्लासीफाई आवर क्लासिफिकेशन। सो इन दो बेसिस के ऊपर हमारी क्लासिफिकेशन बेस करती है ये वाली, वैसे बहुत सारी है लेकिन हम लोग आज सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट ना, 1 2 3 एंड 4। नंबर 1 वी हैव डायरेक्ट एलाइज़ा। या इसको आप सिंपल या तो फिर जनरल एलाइज़ा भी कह सकते हैं, राइट। देन वी हैव इनडायरेक्ट एलाइज़ा। नाउ व्हाट दे आर, हाउ दे आर, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन जस्ट अ व्हाइल। इनडायरेक्ट एलाइज़ा, ठीक है। देन वी हैव सैंडविच डायरेक्ट एलाइज़ा, या तो डायरेक्ट सैंडविच एलाइज़ा, और या फिर देन वी हैव नंबर 4 इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइज़ा, राइट। नाउ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है यानी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या है। सो एज वी नो कि हमारे पास एलाइज़ा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर एंजाइम लगा होता है। वो एंजाइम एक कलरलेस सबस्ट्रेट को एक कलर इमिटिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और उस कलर को हम लोग नोट करते हैं या डिटेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स और फोटोमीटर्स। और वो जो डिटेक्शन होती है वो इस बात के सबूत होती है कि आया हमारे सिस्टम के अंदर या हमारे कंपाउंड के अंदर या हमारे सैंपल के अंदर वो पर्टिकुलर एंटीजन है जिसके साथ ये एंटीबॉडी अटैच होगी, है ना, एज वी ऑल नो, यानी वो चीज़ मौजूद है कि नहीं है। दिस थिंग इज इंडिकेटेड टू अस विद द हेल्प ऑफ दिस कलर चेंज। ठीक है, नाउ समटाइम्स ऐसा होता है कि इस एंजाइम्स की अटैचमेंट के बाद, बिकॉज नेचुरली एंटीबॉडीज़ के साथ एंजाइम्स अटैच नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं इस तरह की एंटीबॉडीज़ जिसके साथ जिसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, लेकिन खासतौर पे एक आउटसाइडर एंजाइम अटैच हो जिस एंटीबॉडी पे, वो थोड़ी सी अनस्टेबल होती है बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा मोलिकुलर वेट। तो उसकी वजह से ये जो एंटीबॉडी की पैराटॉपिक रीजन की अटैचमेंट होती है विद एंटीजन, ये थोड़ी सी कम हो जाती है, और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के ऊपर अटैच नहीं हो पाती, और अलॉन्ग विद बफर ये रिमूव हो जाती है, और उस तरह से सही से सिग्नल मिलते नहीं हैं। तो दैट्स वाई सो दिस एंजाइम्स अटैचमेंट टू दिस एंटीबॉडी मेक इट लेस सेंसिटिव। हम लोग इसकी सेंसिटिविटी को किस तरह से इंक्रीज करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे इन चारों टाइप्स में। देन वी हैव स्पेसिफिसिटी। नाउ शुड बी रिमेंबर इन लिविंग सिस्टम हमें पता है ना कि फॉर एग्जांपल दिस इज पर्टिकुलर सेल। मैं ये बात नहीं कर रहा कि टी सेल है या फिर बी सेल है, मैं जस्ट ये बात करूँ कि ये वो सेल है जो कि एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज इट्स न्यूक्लियस, और ये वो सेल है जो कि क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़। ठीक है, नाउ एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स के खिलाफ बनती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये एंटीबॉडी है और ये इसका एंटीजन है। ठीक है, नाउ समटाइम्स ऐसा होता है कि एक एंटीजन के खिलाफ सिर्फ एक टाइप का जो सेल है वो एंटीबॉडीज़ बना पाता है। मैंने क्या कहा, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक
टाइप के एंटीजन के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का सेल एंटीबॉडीज़ बना सकता है, यानी इसी सेल की एंटीबॉडीज़ इसके साथ अटैच होंगी, दूसरे सेल की एंटीबॉडीज़ अटैच नहीं होंगी। ऐसे सेल को जो कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने की सलाहियत रखता हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, और इस एंटीबॉडी को हम लोग कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन विच आर ओनली फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ सेल। मोनो मीन्स वन, क्लोन मीन्स टाइप। अच्छा, अब कुछ एंटीजन हमारे पास इस तरह से होते हैं, लेट मी मेक, ये मैंने एलियन की तरह बना दी है, बट आई होप कि इट विल मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एंटीजन, ठीक है। अब एज इट लुक्स के इसके 3 हेड है ना, राइट, 1 2 एंड 3। सो यहाँ पर 3 एंटीबॉडीज अटैच हो सकती हैं, मीन्स के इस एंटीजन के साथ 1 2 3 3 तरह की एंटीबॉडीज अटैच हो सकती हैं। सो मीन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर दिस एंटीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको एंटीजन एक्स कह देते हैं, यानी एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन एक्स इज प्रोड्यूस्ड and can be produced by more than one type of cell, because as we know कि हमारे पास एक सेल खाली एक ही किस्म की एंटीबॉडीज बना सकता है। फॉर एग्जांपल दिस सेल, ठीक है, ये वाली एंटीबॉडी बना रहा है, एंड इस तरह से बहुत एक और सेल है वो ये बना रहा है, ठीक है, एंड एक और सेल है वो ये एंटीबॉडी बना रहा है। मीन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन आर प्रोड्यूस्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। दिस काइंड ऑफ एंटीबॉडीज आर नोन एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। आई होप सो। मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज का जो कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों को डिस्टर्ब करता है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, राइट नाउ। अब इस चीज़ का, इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या फिर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का रिलेशन एलाइजा के साथ किस तरह से, सो हमें पता है कि एलाइजा बेसिक से करती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस किस तरह से होते हैं। सो कुछ एंटीजेंस के खिलाफ खाली एक किस्म की एंटीबॉडी अटैच हो सकती है ना, और कुछ एंटीजन जिनके साथ मोर देन वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी अटैच हो सकती है उसको हम लोग पॉलीक्लोनल कहते हैं। लेकिन समटाइम्स एलाइजा के अंदर ऐसा होता है कि हमको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए होता है, एंड समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि हमें एलाइजा के अंदर पॉलीक्लोनल का काम लेना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ बेटर सेंसिटिविटी, यानी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ अटैच होंगी जिनके साथ ज़्यादा एंजाइम्स लगे होंगे तो ज़्यादा इंडिकेशंस हमें मिल पाएंगी और उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। सो दिस वर द बेसिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ एलाइजा। तो अब बात करते हैं इंडिविजुअल टाइप के ऊपर के, बेसिकली वो हैं क्या, सही है, आगे बात करते हैं। सो आइए बात करते हैं डायरेक्ट एलाइजा के ऊपर। सो एज वी नो कि डायरेक्ट एलाइजा इज आल्सो नोन एज सिंपल और जनरल एलाइजा। सो शुड बी रिमेंबर एलाइजा क्या है? एलाइजा इज अ टेक्निक बाय विच वी आर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी एंटीजन और एंटीबॉडी इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड और अ सैंपल, ठीक है। सो अब हम लोग टेक्निक्स पे फोकस करते हैं कि डायरेक्ट एलाइजा या फिर जितनी भी टाइप्स उनकी टेक्निक्स क्या है। सो डायरेक्ट एलाइजा, तो सपोज कीजिए एज वी नो ना कि हमारे पास जो एलाइजा है वो एक ट्रे के अंदर परफॉर्म होती है जिसको हम लोग कौन सी ट्रे कहते हैं, या पॉलीस्टीरीन ट्रे। सो सपोज दिस इज यूर ट्रे, राइट नाउ, और एज यू नो के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे करके होल्स होते हैं, या फिर इसको हम लोग वेल्स कहते हैं। अब इन तमाम वेल को हम लोग अगर बात करें तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम लोग एक वेल को लेते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपके वो वाला सैंपल है, या फिर वो जिसके अंदर आपके पास तमाम के तमाम एंटीजेंस प्रेजेंट है, यानी इन शॉर्ट जो अगर आप डायग्नोसिस के लिए एलाइजा यूज़ करें तो दिस इज योर ब्लड सीरा जिसमें आपके पास इन शॉर्ट एंटीजेंस प्रेजेंट है, राइट। आपने ये इस सैंपल्स में से माइक्रो पिपेट के जरिए से, यानी जस्टर के जरिए से सैंपल लिया और आपने इस वेल में डाल दिया। तो अब शुड बी रिमेंबर ये जो पॉलीस्टीरीन किसकी ट्रे है ये, सॉरी क्या मटेरियल है, पॉलीस्टीरीन। इट इज़ वेरी कैची ना, वी ऑल नो दैट, वी हैव डिस्कस्ड। तो जब हम लोग एंटीजेंस इस वेल के अंदर डालेंगे तो वो तमाम के तमाम एंटीजन इसकी सरफेस के ऊपर एडहेर हो जाएंगे, यानी चिपक जाएंगे या अटैच हो जाएंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग वे से हम लोग उसको डिटैच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग उसका पीएच या फिर टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है और वो अलग हो जाता है। लेकिन एट द मोमेंट वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से इस सरफेस के ऊपर वो तमाम के तमाम एंटीजन एडहेर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 3 ही एंटीजन ले रहा हूँ, ठीक है। सो सपोज वी हैव, अच्छा शुड बी रिमेंबर वी आर लुकिंग फॉर एंटीजन एम, ठीक है। सो एट फर्स्ट वी हैव ए, एंटीजन ए, देन वी हैव एंटीजन B, then we have antigen C, and then we have antigen M, ठीक है। सो यानी जब हमने सैंपल इसके अंदर लोड किया बाय द हेल्प ऑफ जस्टर तो हमारे पास वहाँ पर 4 किस्म के डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एंटीजन आए, लेकिन वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ 4 कंसिडर कर रहे हैं कि सैंपल के अंदर 4 हमारे पास अननोन एंटीजन हैं। तो हम लोग को ये पता करना है कि उन एंटीजन में M एंटीजन है या नहीं है, ठीक है। सो
हमें पता है कि सैंपल लोड करने के बाद हम लोग इसके ऊपर ब्लॉकिंग एजेंट डालते हैं. सो वी आर गोइंग टू एडिट ब्लॉकिंग एजेंट. सो हमें पता है ना कि हम लोग ब्लॉकिंग एजेंट क्यों डालते हैं, बिकॉज वी नो ना कि द होल सरफेस ऑफ द वेल ऑफ द पॉलीस्टीरीन ट्रे इज़ कैची, और वो अपने साथ टच होने वाली या इन कॉन्टैक्ट आने वाली हर चीज़ को अटैच अपने साथ स्ट्रॉन्गली एडहेयर कर देता है. तो उसके लिए हम लोग उसको रोकने के लिए हम लोग इसके ऊपर ब्लॉकिंग एजेंट डालते हैं. सपोज दिस इज अवर ब्लॉकिंग एजेंट. ठीक है, आई होप यू कैन सी दैट. नाउ द क्वेश्चन राइज, हम लोगों ने इसकी सरफेस को क्यों ब्लॉक कर दिया और सिर्फ वही ओपन एरिया क्यों छोड़ा जहाँ पर हमारे पास एंटीजेंस अटैच है. बिकॉज वी वांट टू मेक द इंटरेक्शंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच इज कमिंग इनटू द वेल. हम लोग चाहते हैं कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि इस वेल के अंदर आने वाली हैं वो तमाम इस इन एंटीजेंस के साथ इंटरेक्ट करें, ना कि सरफेस के साथ. बिकॉज अगर वो सरफेस के साथ अटैच हो जाती हैं सो द एलाजा विल बी डिस्टर्ब, और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें उसको रिमूव करना और फिर वापस से दोबारा से वो प्रोसेस रिकनेक्ट करवाना. सो पहले स्टेप हम लोगों ने इसके अंदर सैंपल लोड किया, देन वी एड ब्लॉकिंग एजेंट सो दैट द एनीथिंग विच इज कमिंग इनटू द वेल will only be allowed to interact with antigens. ठीक है, नाउ हम लोग इस पॉइंट पे क्या करते हैं. सो हमारे पास एंटीजन एम की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है. ठीक है, यानी जो कि इस एंटीजन एम के साथ अटैच होती है. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये है वो एंटीबॉडीज, और एज वी नो कि उनके ऊपर क्या होता है, एंजाइम अटैच होता है. ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ये जो एंटीजन एम की एंटीबॉडी है ये इनमें से कौन सी एंटीजन के ऊपर फिट होती है. ए के ऊपर नो, इट्स नॉट फिटिंग ऑन इट. बी के ऊपर भी नहीं, सी के ऊपर भी नहीं, या एम के ऊपर. सो एम के ऊपर इस तरह से फिट होती है. मैंने यहाँ पर ये फिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये शेप के थ्रू समझाया है. वहाँ पर एक्चुअल में अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, वो मैच करते हैं तभी जाके वो अटैच होते हैं. ठीक है, सो जितनी भी हमारे पास एंटीबॉडी हम लोगों ने डाली थी वो किसके साथ अटैच हो सकती थी, एम के साथ. अगर वो एम वहाँ पर प्रेजेंट होगा, एंटीजन एम प्रेजेंट होगा तो वो एंटीबॉडी अटैच हो जाएंगी. ठीक है, और अगर नहीं होगा तो इस तरह से जनरली सरफेस के ऊपर रहेंगी. और आफ्टर एडिंग एंटीबॉडीज इनटू द वेल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बफर से इल्यूट कर देंगे. सही है, क्या करेंगे, इल्यूट, यानी एक किस्म का धो देंगे. तो अगर अटैच नहीं हुआ होगा तो वो जो एंटीबॉडी होगी अलॉन्ग विद एंजाइम वो इस बफर के साथ रिमूव हो जाएगी. सो आफ्टर दैट हमारे पास जब हम लोग बफर से धो देंगे तो वो वेल कुछ इस तरह का मंजर पेश करेगी. यहाँ पर हमारे पास एंटीजेंस हैं, यहाँ पर उसकी एंटीबॉडीज भी अटैच हैं अगर वो प्रेजेंट है वो एंटीजन तो, और देन वी हैव ब्लॉकिंग एजेंट. राइट, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबस्ट्रेट डालेंगे. नाउ वी विल एडिंग सबस्ट्रेट विच इज कलरलेस. So the moment the substrate will interact with the enzyme, it is turning into product, and product is colorful, and this color can be detected by your machine. ठीक है, मशीन इस कलर को डिटेक्ट करेगी और आपको बताएगी कि आपका वो पर्टिकुलर एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट है. और उसको किस तरह पता लगा, बिकॉज द मशीन कैन डिटेक्ट द कलर ना. तो कलर डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो सबस्ट्रेट था वो कलरलेस से कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है. वो कैसे कन्वर्ट हुआ, बिकॉज एंटीबॉडीज हैव एंजाइम्स. और एंटीबॉडीज कब रहेंगी, जब वो एंटीजन रहेगा. अगर एंटीजन नहीं होगा तो वो बफर के साथ रिमूव हो जाएंगी, और अगर रिमूव हो गई सो देयर इज नो एंजाइम, नो कन्वर्जन ऑफ अ कलरलेस सबस्ट्रेट इनटू अ कलरफुल प्रोडक्ट. सो अगर प्रोडक्ट नहीं है जो कि लाइट इमिट कर सकता है, जो कि फ्लोरेसेंट है, तो मशीन विल नॉट डिटेक्ट एनी कलर. सो इट विल टेल यू दैट कि यहाँ पर कोई ऐसा आपका पर्टिकुलर एंटीजन जिसके लिए आप लोग लुक कर रहे थे, आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, वो नहीं है. ठीक है, सो दैट्स इट विद द डायरेक्ट ELISA. सो नाउ लेट अस टॉक ऑन इनडायरेक्ट ELISA. So now indirect ELISA को समझने से पहले we have to understand that कि why we have to invent this indirect ELISA. Actually ना there was an issue क्या था कि ये जो एंजाइम्स थे ये जब एंटीबॉडीज के साथ अटैच हुए तो उन्होंने इन एंटीबॉडी की अटैचिंग कैपेबिलिटी को कम कर दिया. बिकॉज वी नो ना कि ये जो एंटीबॉडीज हैं दे हैव टू अटैच विद एंटीजेंस. दिस इज द रियल मीन ऑफ एंटीबॉडीज. लेकिन बिकॉज शुड बी रिमेंबर एंटीबॉडीज नेचुरली आर नॉट एंजाइम लिंक्ड. हम लोगों ने आर्टिफिशियली इनको एंजाइम लिंक करवाया है. हाँ, देयर आर सम केसेज जहाँ पर एंटीबॉडीज़ की जो करेक्टर्स हैं वो एंजाइम से मैच करते हैं, लेकिन एक्चुअल में दे आर नॉट एंजाइमेटिक. ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इनको बनाया है एंजाइमेटिक. सो जब हम लोगों ने इनको एंजाइमेटिक बनाया सो इस एंजाइम के एडिशन की वजह से ये जो इनकी अटैचिंग कैपेसिटी थी या कैपेबिलिटी थी वो कम हो गई और ये रिमूव हो गई. और ये अलॉन्ग विद बफर, ये जो इल्यूशन हमने यहाँ पर की थी ना, सो उसके मदद से अगर उनका पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट भी हुआ था तो वो अटैच नहीं हो पाई और वो बफर के साथ रिमूव हो गई. और एंटीबॉडी वहाँ रही नहीं तो वो कलर चेंज हुआ नहीं. और मशीन ने बताया कि भाई आपका एंटीजन तो प्रेजेंट था ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंट था. लेकिन
क्योंकि अटैच नहीं हो पाया बिकॉज एंजाइम्स की वजह से उनकी अटैचिंग कैपेबिलिटी कम हो गई और वो उस बफर के साथ एल्यूट हो गई। सो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनडायरेक्ट एलाइजा का इन्वेंशन किया। सो होता क्या है कि इसमें भी इस तरह से एक एलाइजा का एक वेल होता है, ठीक है। उसमें भी हमारे पास सेम एंटीजन्स होते हैं, ए, बी, सी एंड एम। लेकिन उसमें हम लोगों ने ये किया है कि इस एंटीजन के साथ अटैच होने वाली एंटीबॉडी के साथ एंजाइम नहीं लगाया है, सो दैट इट कैन बाइंड विद एंटीजन विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी ओवर वर्कलोड। जिस तरह से पिछले केस में हमारे पास इसके साथ एंजाइम लगा हुआ था राइट देयर, ई अलॉन्ग विद द एंटीबॉडी, सो उसकी वजह से ये रिमूव हो जाती थी बिकॉज दे कुडंट बी एबल टू अटैच विद एंटीजन। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल इनडायरेक्ट एलाइजा में सबसे पहले वो एंटीबॉडी यहाँ पर अटैच करवाने के लिए रखी है या अटैच करवाई है जो कि एंजाइम लिंक नहीं थी। शुरू से डिस्कस करते हैं क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास सैंपल होता है राइट देयर, हम लोग उसमें सैंपल डालते हैं और जब सैंपल डालते हैं तो सारे के सारे एंटीजन्स यहाँ पर अटैच हो जाते हैं और उसके बाद सेम प्रोसेस जो हमारे पास डायरेक्ट एलाइजा में होता है, हम लोग ब्लॉकिंग एजेंट डालते हैं, तो ब्लॉकिंग एजेंट सबको क्लोज कर देता है। लेकिन कि इनडायरेक्ट एलाइजा डायरेक्ट एलाइजा से इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें हमारे पास जो एंटीबॉडी एंटीजेंस के साथ अटैच होंगी उनके साथ एंजाइम्स नहीं होंगे। सो हाउ इट इज गोइंग टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दैट एंटीजन, बिकॉज इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोगों ने इस तरह किया कि जो एंटीबॉडी हमने इस एंटीजन के साथ अटैच करवाई है इट आल्सो कंटेन्स एपिटोपिक रीजन्स, मीन्स दैट इट कैन अटैच अदर एंटीबॉडीज विद इट, यानी इसके साथ दूसरी एंटीबॉडीज अटैच हो सकती हैं विच आर एंजाइम लिंक्ड, इस तरह से। एंड जो एंटीबॉडीज इस फर्स्ट एंटीबॉडी के साथ अटैच हुई हैं इनके पास एंजाइम्स हैं और दिस एंजाइम्स कैन कन्वर्ट अ कलरलेस सबस्ट्रेट इनटू अ कलरफुल प्रोडक्ट, और ये कलर हम लोग मेजर कर सकते हैं। एंड बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कलर वी कैन फाइंड आउट दैट कि आया वो पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। मैं रिवाइज कर देता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने इनडायरेक्ट एलाइजा को यूज़ किया। सो प्रॉब्लम हमारे पास कुछ ये थी कि जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ थी वो नेचुरली एंजाइमेटिक नहीं थी। The moment we add the enzymes along with the antibody, we attach the enzyme with antibody, so it make the antibody less reactive या non-functional, because antibody का basic function ये है कि वो जाके एंटीजन के साथ अटैच होती है। लेकिन the moment we add enzymes उनकी वो सलाहियत कम हो गई, और जिस तरह से सलाहियत कम हो गई तो वो बफर के साथ एल्यूट हो गई और वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी उस वेल के अंदर रही नहीं। और अगर वो एंटीजन प्रेजेंट भी था तो जब हम लोगों ने वो कलर चेंजिंग सबस्ट्रेट डाला, बिकॉज एंजाइम्स एल्यूट हो चुका था अलॉन्ग विद एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी अटैच नहीं हुई थी, सो देयर वाज नो डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडी और एंटीजन। इसलिए हम लोगों ने इनडायरेक्ट एलाइजा को इन्वेंट किया। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट एंटीबॉडी होती है, हमारे पास यहाँ पर कितनी एंटीबॉडीज होती हैं, टू, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो होती है वो एंजाइम लेस होती है और ये एंजाइम्ड होती है, एंजाइम्ड यानी इसके साथ एंजाइम होता है। फर्स्ट एंटीबॉडी एंटीजन के ऊपर अटैच होती है और इस एंटीबॉडी के ऊपर एपिटोपिक रीजन्स होते हैं, यानी इस फर्स्ट वाली एंटीबॉडी के ऊपर एपिटोपिक रीजन्स होते हैं, यानी इट हैड द एबिलिटी टू अटैच टू अदर एंटीबॉडीज विद इटसेल्फ, सो दैट अदर एंटीबॉडीज व्हिच आर अटैच्ड विद एंजाइम्स कैन अटैच टू देम ऑन मल्टीपल प्लेसेस। तो जहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट एलाइजा में एक एंटीजन के ऊपर सिर्फ एक एंजाइम अटैच था, यहाँ पर हमारे पास एक एंटीजन के ऊपर मल्टीपल एंजाइम्स अटैच है, यानी हमारे पास कलर लेस सबस्ट्रेट को कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी थी, जो एक्सटेंट था, जो परसेंटेज थी, वो बढ़ गई। सो हमारे पास यहाँ पर सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई। और इस टेक्निक की मदद से हम लोगों ने जो डिटेक्शन थी किसी पर्टिकुलर एंटीजन की वो हम लोगों ने इंक्रीज कर दी। एंड शुड बी रिमेंबर एज आई हैव टोल्ड बिफोर कि इनडायरेक्ट का मतलब हम लोग एंटीबॉडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से होता है कि जो नीचे एंटीजन होता है ना, जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी होती है वो एक्चुअल में हमारी टारगेट एंटीबॉडी होती है, यानी जिस तरह से इस केस में ये वाली एंटीबॉडी, दिस वन, लेट मी चेंज द कलर सो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। ये वाली, दिस इज अवर टारगेट एंटीबॉडी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी नीचे एंटीजन है, उसके साथ एंटीबॉडी अटैच होगी। कौन सी एंटीबॉडी? जो हमारी टारगेट एंटीबॉडी है। और उसके ऊपर जब दूसरी एंटीबॉडीज विच आर लिंक्ड विद एंजाइम विल अटैच, सो दे विल कन्वर्ट some colorless objects into colorful objects which will emit color and those color can be observed by us. So I hope so कि आपको ये डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा समझ आया होगा। If you like this video so please share it with your friends or anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, and keep watching it, keep loving it, keep sharing it. Thank you, goodbye.